That's my कानूनी पेज। कानूनी पेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसमें लिव इन रिलेशन में रहते हुए अगर क्रूअल्टी होती है, यानी सेक्शन 85, 86 और BSN, और पुरानी अगर हम बात करते हैं इंडियन पेनल कोड की तो 498 एक की धारा है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था डॉक्टर लोकेश BH एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका का। ये लिव इन रिलेशन में घरेलू क्रूरता से संबंधित है। इस फैसले में कहा गया है कि यदि लिव इन रिलेशन वास्तव में रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है तो महिला को केवल इसलिए धारा 498A यानी 85 की धारा BSN में सुरक्षित वंचित नहीं किया जा सकता कि उसका औपचारिक विवाह नहीं हुआ है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पहले तो पत्नी के ऊपर क्रूरता करो, क्रूअल्टी करो और फिर बाद में कह दो कि लिव इन रिलेशन में थे और अब मेरे साथ में नहीं है, मैं तो तेरे साथ शादीशुदा नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। कानून इस चीज़ की वो नहीं करता कि भाई बचने की कोशिश करेंगे आप उस चीज़ को तो कानून इसमें एक बचाव नहीं देगा आप लोगों को। बात करते हैं इस फैसले की। लिव इन रिलेशन में भी 498A की सुरक्षा मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A का उद्देश्य या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ की जाने वाली क्रूअल्टी से संरक्षण देना था, जो आज भारतीय न्याय से यानी BSN के अंतर्गत जो है सेक्शन 85 में आ गया है। पुराने कानून ढांचे में धारा के शब्दों में हस्बैंड और हस्बैंड्स रिलेटिव, यानी अगर हम 498 की बात करें तो पति और पति के रिश्तेदारों का उल्लेख उसमें है, जिसमें ये कहा गया है कि पति और पति का रिश्तेदार कोई भी किसी तरह का परेशानी करता है तो वो क्रूअल्टी हो गई। इसमें प्रश्न ये है कि महिला जिसका विधिवत विवाह नहीं हुआ है, यानी कोई भी महिला, एक शादीशुदा महिला होती है, अपने पति के साथ रहती है, और एक ऐसी महिला जिसकी शादी नहीं हुई है, वो पति के रूप में लिव इन रिलेशन में किसी व्यक्ति के साथ रह रही है, लेकिन वह पुरुष के साथ वैवाहिक प्रकृति के संबंध में रह रही है, ऐसा उसके मन में भावना है, तो इस प्रावधान का लाभ ले सकते हैं। यानी ऐसी महिला को इसका फायदा मिलेगा जो लिव इन रिलेशन में रह रही है एक पुरुष के साथ, और पुरुष को वो अपने दिल से पति मान रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिर्फ विवाह प्रमाण पत्र का अभाव किसी महिला को घरेलू क्रूरता के लिए कानून की सुरक्षा से बाहर करने का आधार नहीं हो सकता, बशर्ते संबंध वास्तव में विवाह सदस्य हों, यानी पति पत्नी की तरह रह रहे हों। रिलेशन इन द नेचर ऑफ मैरिज क्या होता है, अब हम इस पे बात करेंगे। हर लिव इन रिलेशन अपने आप विवाह सदस्य नहीं बन सकता, यानी हर कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ रह रहा है तो विवाह जैसा हर एक नहीं हो सकता, कुछ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही माना है कि जो होते हैं उन पे ये जो नियम है ये लागू होगा, और जो सदस्य नहीं है उन पे ये नियम लागू नहीं होगा। अदालत को परिस्थितियों को देखकर यह निर्धारित करना होगा कि संबंध में विवाह, क्योंकि बाय द वे अगर मामला चला जाता है कोर्ट में तो अदालत इस चीज़ को देखती है कि विवाह जैसी विशेषताएं मौजूद हैं या नहीं। उदाहरण के लिए दोनों पक्ष लंबे समय से साथ रह रहे हों, समाज में सब लोग ये मानते हों कि हाँ भाई काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और पति पत्नी के रूप में रहते हैं, हालांकि इनकी शादी नहीं हुई है। घरेलू और आर्थिक जिम्मेदारियां साझा करते हो, यानी दोनों एक दूसरे की घर की और जितने भी आर्थिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दोनों आपस में साझा करते हो, तो वो लिव इन रिलेशन की एक परिभाषा में आ जाता है। रिलेशनशिप की वास्तविक प्रकृति और फैक्ट्स महत्वपूर्ण होंगे, ये चीज़ जरूरी मानी जाएगी इस कानून के अंतर्गत।
अब बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 14 क्या कहता है। इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 जो है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण की गारंटी देता है। यदि एक महिला विधिवत विवाह में है और उसे घरेलू क्रूरता के विरुद्ध कानूनी संरक्षण मिलता है, लेकिन दूसरी महिला बिल्कुल वैसी ही वैवाहिक प्रकृति के परिस्थिति में रह रही है और केवल औपचारिक विवाह न होकर केवल उसका संरक्षण नहीं मिलता है, यानी एक शादीशुदा महिला है, वो अपने पति के साथ रह रही है, उसको कानून का पूरा संरक्षण मिलेगा, लेकिन दूसरी पत्नी जो है वो लिव इन रिलेशन के रूप में रहती है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो कोर्ट में यही कहा गया है कि अगर उसके साथ भी क्रूरता होती है तो उसको भी विवाहित महिला जैसे ही कानून का संरक्षण मिलेगा, ये आर्टिकल 14 कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी आधार पर कहा है कि मैरिज लाइक लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला को केवल मैरिटल स्टेटस के कारण अलग करना भेदभावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अगर हम किसी महिला को, शादीशुदा है वो तो ठीक है, उसके ऊपर कानून लागू होता है, उसको संरक्षण मिलेगा, क्रूरता के अगेंस्ट में अपने पति के खिलाफ जा सकती है। लेकिन अगर कोई महिला लिव इन रिलेशन में रह रही है और उसके साथ हम कहें कि भाई नहीं, आपके लिए ये कानून लागू नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो भेदभाव वाली बात हो गई है। एक औरत अपने पुरुष के साथ पति के रूप में उसको मानकर रह रही है, समाज की सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, और फिर कानून कहता है कि वह उसको संरक्षण नहीं मिलेगा, तो ये तो गलत हुआ। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा भेदभाव नहीं होगा, उसको भी कानून के समान, सभी जैसे शादीशुदा महिला है उसके समान उसको संरक्षण मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, शिकायत में केवल ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि दोनों लिव इन रिलेशन में थे, ये दिखाना भी होगा कि आरोपी द्वारा ऐसा आचरण किया गया जो धारा 498A के तहत क्रूअल्टी की कानूनी परिभाषा में आता है। यानी ये भी बताना होगा हमें कि भाई कानून ये क्रूअल्टी है और इस पुरुष ने अपनी पत्नी के ऊपर क्रूअल्टी की है और वो लिव इन रिलेशन में रह रही है। अब बात करते हैं कुछ हमारे साथी जो वकील हैं, क्योंकि इंडियन पेनल कोड जो है वो चेंज हो चुका है, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 ने रिप्लेस किया है। तो उसमें क्या कहा गया है, उसमें जो जगह है 498A IPC के समान घरेलू क्रूरता से संबंधित वर्तमान जो प्रावधान है वो BSN की धारा 85 है, जिसके तहत धारा 86 क्रूअल्टी की परिभाषा से संबंधित है, यानी परिभाषा सेक्शन 46 में बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यानी मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा साथ में कि फ़िलहाल कुछ जो मुकदमे हैं वो 2023 से पहले के हैं, उन पे क्या है, इंडियन पेनल कोड लागू है। लेकिन जब से 2023 के पश्चात भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, उसके पश्चात सेक्शन 85 और सेक्शन 86 दोनों इस पे 85 लागू होगी क्रूरता के ऊपर, और अभी भी जो केस चल रहे हैं उन पे वो पुराना ही जो सेक्शन है वो लागू रहेगा। इसलिए आज के मामले में एडवोकेट्स को, सभी भाइयों को ये देखना होगा कि घटना किस तारीख की है और उस समय कौन सा पेनल स्टेटस लागू था, इंडियन पेनल कोड या भारतीय न्याय संहिता, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अब बात करते हैं कि ऐसा जो लिव इन रिलेशन वाला निर्णय है, इस निर्णय का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस निर्णय का व्यापक सामाजिक प्रभाव यह है कि आज अनेक लोग विवाह का औपचारिक पंजीकरण किए बिना लंबे समय तक साथ रहते हैं। यदि संबंध वास्तविक रूप से विवाह सदृश्य है और महिला घरेलू हिंसा अथवा क्रूअल्टी का शिकार होती है, तो केवल हम मैरिड नहीं हैं कहकर उसे कानूनी संरक्षण से वंचित करना उचित नहीं होगा। यानी ये नहीं कह सकते कि उसको न्याय नहीं मिलेगा। यह निर्णय कानून की सब्सटेंटिव इक्वलिटी की अवधारणा को मजबूत करता है, लेकिन एक्यूज्ड के भी कुछ अधिकार सुरक्षित होते हैं,
क्योंकि क्रिमिनल लॉ का जो सिद्धांत है वो ये कहता है एवरी एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड गिल्टी, यानी जब तक उसको अपराधी साबित नहीं किया जा सकता वो इनोसेंट है, निर्दोष है। इसलिए हम जजमेंट को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष को केवल शिकायत के आधार पर ही दोषी माना जाए। इसके लिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्ज होगा, फिर एविडेंस चाहिए, फिर ट्रायल की पूरी प्रक्रिया लागू रहेगी और आरोपी को एफआईआर को चैलेंज करने के लिए एप्रोप्रिएट केस में क्वेश्चनिंग मांगनी चाहिए। यानी अगर एफआईआर हुई है तो एफआईआर के लिए हाई कोर्ट के अंदर यानी एफआईआर को क्वेश्चन करवाओ, या फिर बेल लेने की बात आती है इसमें। अब इसमें लीगल प्रिंसिपल क्या है? इस जजमेंट से निकलने वाला महत्वपूर्ण लीगल प्रिंसिपल यह है कि कानून की व्याख्या सामाजिक वास्तविकता से पूरी तरह अलग नहीं हो सकती। बिल्कुल, यानी जो कानून की आत्मा क्या कहती है वो यहाँ पे बात करती है। संविधान का अनुच्छेद 14 केवल फॉर्मल इक्वलिटी नहीं बल्कि सब्सटेंटिव इक्वलिटी पर भी जोर देता है। यदि दो परिस्थितियां वस्तुतः समान हैं तो केवल नाम या फॉर्मल स्टेटस के आधार पर अत्यधिक भेदभाव परिणाम नहीं दिया जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें एडवोकेट के लिए भी बताना चाहूँगा। एडवोकेट के लिए जो प्रैक्टिकल पॉइंट हैं ये होते हैं इसमें। यदि कोई महिला ऐसे मामले में एफआईआर कराती है तो डिफेंस की ओर से केवल यह आर्ग्यूमेंट करना कि विवाह नहीं हुआ इसलिए 498A लागू नहीं हो सकता। अब पर्याप्त नहीं माना जा सकता यदि प्रोसिक्यूशन प्राइमा फेसिया यह दिखा सके कि संबंध में इन द नेचर ऑफ मैरिज था। दूसरी ओर डिफेंस काउंसिल को यह अवश्य एग्जामिन करना चाहिए कि क्या वास्तव में रिलेशनशिप मैरिज लाइक था, यानी जो दोनों का जो रिलेशन है वो मैरिज जैसा होना चाहिए। ये लगना चाहिए समाज में कि हाँ दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। कितने समय तक रहे पार्टी साथ दोनों पति पत्नी? क्या रिलेशनशिप पब्लिक सोशली एक्नॉलेज था, यानी सबको जानकारी थी या नहीं थी? क्या क्रुएल्टी के स्पेशल जो एलिगेशंस है, क्या एलिगेशंस जो है वो बिल्कुल साथ हैं, यानी दोनों के उसने भी किया उसने भी किया? घटना की तारीख क्या है? आईपीसी अथवा बीएसएन में कौन सा प्रावधान लागू होगा? ये भी वकील भाइयों को फिलहाल देखना होगा। फिर बात करते हैं एफआईआर, चार्जशीट और एलिगेशन ऑफेंस के आवश्यक जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे करते हैं या नहीं करते हैं। अब कुल मिला के बात यह है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्रिमिनल लॉ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने घरेलू क्रूरता के कानून को केवल फॉर्मल मैरिज तक सीमित देखने के बजाय रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज की वास्तविक प्रकृति पर ध्यान दिया है। इसका मूल संदेश यह है कि कानूनी संरक्षण संबंध की वास्तविक प्रकृति क्रूएल्टी के स्थापित इंग्रेडिएंट्स पर निर्भर करेगा, केवल विवाह प्रमाण पत्र होना या न होने पर नहीं। अब इस बात का हमें सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि मैरिज सर्टिफिकेट का अभाव है तो अपने आप में मैरिज लाइक लिव इन रिलेशनशिप में घरेलू क्रूरता से कानूनी संरक्षण का पूर्ण निषेध नहीं है। यानी आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है और आप कहेंगे कि भाई मैं तो लिव इन रिलेशन में रह रहा था, तो आप छूट नहीं सकते। महिला को पूरा संरक्षण मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस फैसले में स्पष्ट रूप से महिलाओं को, चाहे विवाहित हो या लिव इन रिलेशन में रह रही हो, दोनों को आर्टिकल 14 के तहत लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, ताकि महिला को जो लिव इन रिलेशन में रहती है, यानी किसी पुरुष के साथ अपने पति मान करके उसको रिलेशन में रह रही है, तो उसके लिए भी ये संरक्षण मिलेगा, यानी उसके साथ भी क्रूरता नहीं की जा सकती। यही सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है। कानूनी पेज में आज इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।